गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गर्वित कॉमर्स क्लास। तो भाई आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो भाई इस चैप्टर में हम आपको जो अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो अकाउंटिंग के कुछ अपने खुद के वर्ड होते हैं जिसको हम अकाउंट की टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इट्स मेन फीचर्स, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और उसकी फीचर्स क्या, इवेंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल किसको बोलेंगे, ड्राइंग क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, और मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स, रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में। काफ़ी सारी टर्म हैं। इनके अलावा इनकम के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ गेन, मीनिंग ऑफ लॉस, मीनिंग ऑफ परचेज, सेल, स्टॉक एंड इट्स टाइप्स, इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड पेबल के बारे में, फिर मीनिंग ऑफ गुड्स, मीनिंग ऑफ कॉस्ट और मीनिंग ऑफ वाउचर और डिस्काउंट और इसके टाइप, और सबसे लास्ट में जीएसटी। तो 25 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इस चैप्टर में डिफाइन करके बता रखे हैं। तो इस वीडियो में हम जो हमारी पहली 10 टर्म्स में इसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जो बाकी बची हुई हैं अगली अगली 15 जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखो इस मैंने बताया कि अकाउंटिंग की एक खुद की लैंग्वेज होती है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी। देयर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एज दीज टर्म्स हैव द स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। क्योंकि ये टर्म ऐसी हैं इनका स्पेशली अकाउंटिंग में ही यूज होता है। दीज बेसिक टर्म आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्योंकि ये टर्म जो ऐसी हैं जैसे हम जैसे कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर को तो सभी जानते होंगे, लेकिन अकाउंटेंसी में हम कस्टमर को डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे ड्राइंग, ड्राइंग एक वर्ड मैंने बताया, ड्राइंग का जो वर्ड है उसका यूज हम अकाउंटिंग में ही करते हैं। आगे बताएंगे आपको कि ड्राइंग होता क्या है। तो भाई सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या बताया मैंने? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इट अफेक्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यानी अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है, जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज यानी एसेट्स और लाइबिलिटी उनमें चेंज करती है, तो दीज आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। अब इसकी फीचर्स बताइए, अच्छी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। फर्स्ट बताया इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हो सभी, जिसका मोटिव मनी अर्न करना होता है। जिसका मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करने का, वही यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज नॉट कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी सोशल एक्टिविटी करते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल इफ एक्स परचेज ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, एक्स ने अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा है, तो ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो उसने अपने सोशल नीड के लिए खरीदा है। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले फीचर्स क्या है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी जिसका मोटिव मनी अर्न करने का हो। सेकंड है, जो ट्रांजैक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर बिजनेस के अंदर ही कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होती है इनसाइड द बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती तो होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर बिजनेस के बाहर की कोई ट्रांजैक्शन है, मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक वाई लिमिटेड कंपनी है, तो दोनों कंपनियों के बीच का जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इंटरनल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर ही होती है। थर्ड फीचर बता रखे, इट रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज करती है, एसेट्स में चेंज करती है, लाइबिलिटी में चेंज करती है। नेक्स्ट फीचर्स बताइए, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंड टर्म ऑफ मनी। यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसको मॉनिटरी टर्म में डिफाइन कर सकें। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जिनको मॉनिटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। मान लो हमारी कंपनी में काफ़ी
स्किल्ड मैनेजर है, अब वो रिटायर हो गया, तो उसके रिटायर होने से हमारे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा भाई, क्योंकि वो स्किल्ड था, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, अच्छे डिसीजन ले रहा था, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके जगह कोई और मैनेजर आएगा, वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होगा, तो उसके जाने से, उसके रिटायर होने से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको मॉनेटरी टर्म में, मनी की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्लियर बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन और उसकी फीचर्स। अब सेकंड है इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल दिया है, सचिन स्टार्ट ए बिजनेस, सचिन ने बिजनेस शुरू किया है 5 लाख रुपए में। ही परचेज गुड्स फॉर 4 लाख रुपए, 4 लाख का गुड्स खरीदा है फॉर कैश, नगद में, और सेल कर दिया 3/4 ऑफ दिस गुड्स है 3,80,000, 3,80,000 का सामान बेच दिया। ठीक है, जो गुड्स खरीदे थे ना उसका 3/4, यानी 3/4 यानी 4 लाख के गुड्स खरीदे थे, तो 4 लाख इंटू 3/4 यानी 3 लाख के गुड्स 3,80,000 में बेच दिए। ही ऑल्सो पे 20,000 एज रेंट ऑफ द गोडाउन, उसने 20,000 का गोडाउन का रेंट भी पे किया है। उसने क्या किया है, 3 लाख का सामान 380 में बेचा है, तो वैसे तो प्रॉफिट 80,000 आ गया, लेकिन 20,000 गोडाउन का रेंट पे किया तो माइनस कर देंगे हम, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। क्लियर भाई? तो ट्रांजेक्शन क्या है? जो इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख बिजनेस में वो भी ट्रांजेक्शन है, जो गुड्स खरीदे 4 लाख की वो भी ट्रांजेक्शन है, जो कैश सेल हुई 380 वो भी ट्रांजेक्शन है, जो गोडाउन का रेंट पे किया 20,000 वो भी ट्रांजेक्शन है। लेकिन इवेंट, इसका जो रिजल्ट निकलेगा, प्रॉफिट कितना आया है, 60,000, तो जो प्रॉफिट 60,000 निकला है ये क्या है, हमारा इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट। क्लियर? अब भाई सेकंड अकाउंट देखो, अकाउंट में 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट क्या होता है। अकाउंट में हम जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, जो सिमिलर ट्रांजेक्शन को एक सिंगल प्लेस पे लिख देते हैं, उसको अकाउंट बोलते हैं। इट हैज 2 साइड, वन डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। मैंने बताया इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर यानी सेम नेचर की आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। सच प्लेस इज कस्टमराइज टर्म एज एन अकाउंट। क्लियर है भाई? अकाउंट क्या है? इन विच वी पुट द सेम नेचर ट्रांजेक्शन यानी लाइक ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस। ठीक है, प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑन एन अकाउंट। क्लियर? तो अकाउंटिंग की अकाउंट्स की 2 साइड हो जाएंगी, एक डेबिट साइड हो जाएगी और एक क्रेडिट साइड, यानी थोड़ा सा फॉर्मेट भी बना के बताया आपको कैश अकाउंट का, इधर डेबिट साइड है और उधर क्रेडिट साइड है। तो नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे गुड्स इन्वेस्ट किए हैं, चाहे कोई एसेट इन्वेस्ट किया, कैपिटल होती है। समथिंग विच हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। सॉरी, कैपिटल के बारे में, समथिंग विच हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल का फार्मूला होता है भाई एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं उसमें से अपनी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्ट बाई प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इंटरप्राइजेज। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। तो हमारी क्या होती है? कैपिटल होती है। तो कैपिटल का फार्मूला भी उन्होंने बताया है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ड्रॉइंग देखो भी, अगर कोई भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से, बिजनेस यूज के अलावा यानी ऑफिस यूज के अलावा अगर कोई भी सामान निकालता है या पैसे निकालता है, जरूरी नहीं हो पैसे निकाले, कैश भी निकाल सकता है या कोई गुड्स या कोई सामान निकाल सकता है, अपने पर्सनल यूज में ले सकता है। उसने मान लो अपने बिजनेस के अकाउंट में से 50,000 रुपये निकाल के अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो ये बिजनेस का खर्चा थोड़ी है, तो ड्रॉइंग है। या मान लो अपने बिजनेस, अपने ऑफिस का कोई भी फैन उतार के घर पे ले गया, घर पे लगा लिया उसने इस फैन को, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए किया है, तो क्या है? ड्रॉइंग। क्या ये? ड्रॉइंग। यानी समथिंग विच विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज या फॉर देयर डोमेस्टिक यूज, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या लिखा है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्रॉइंग। तो 5 क्रम हो चुकी हैं आपकी। 6 देखो, छठी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमारे बिजनेस ने जो पे करना होता है, जो पैसा हमने उधार ले रखा है, जो हमें पे करना है किसी अदर को, तो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओ टू आउटसाइडर, ओ यानी उधार ले रखा है जो हमने आउटसाइडर से। इन द अदर वर्ड ऑफ हिने एंड मिलर अलग डेफिनेशन दे रखी है। लाइबिलिटी आर डेब्ट, दे आर अमाउंटेड और टू क्रेडिटर, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज, यानी लाइबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा एसेट्स माइनस कैपिटल, क्योंकि वहाँ पे हमने कैपिटल का फार्मूला पढ़ा था
कैपिटल का फार्मूला था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो वहीं से लाइबिलिटीज का फार्मूला क्या बन जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। क्लियर भाई, लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है। तो लाइबिलिटी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखी है, एक तो होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस के अंदर ही होती है, ठीक है, अंदर वाले पर्सनों को ही पे करनी होती है, वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। जिसे अगर हमारे बिजनेस ने अपने प्रोप्राइटर को कुछ भी पे करना होता है, जैसे बिजनेस की लाइबिलिटी है कि अपने प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का मालिक, ओनर, उसको प्रॉफिट पे करना होता है, तो ये क्या है हमारे बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी। इन्होंने लिखा है ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर। जो अमाउंट बिजनेस जो अमाउंट अपने ओनर को पे करता है या पे करनी होती है, वो हमारे बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हमारे बिजनेस द्वारा आउटसाइडर को पे करनी होती है, ठीक है, यानी हमने जो अपना आउटसाइडर को जो पेमेंट करनी है वो क्या होती है हमारे बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लिखा है कि ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्रेडिटर कौन होते हैं भाई, क्रेडिटर होते हैं हमारे सप्लायर, जिन्होंने हमारे को उधार में सामान बेच रखा है, हमने उसको फ्यूचर में पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, वो आउटसाइडर ही तो है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एटसेट्रा, हमने किसी से लोन ले रखे तो रिटर्न तो करना है ही भाई। इसके अलावा भी लाइबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। देखो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी विच हैव टू पे टू आउटसाइडर फॉर ए लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, लगभग 1 साल के बाद उसकी पेमेंट करनी है। करंट लाइबिलिटी होती है विच हैव टू पे विद इन 1 ईयर, यानी अगर हमने शॉर्ट टर्म के अंदर ही कोई पैसा पे करना होता है आउटसाइडर को, तो हमारे बिजनेस की क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। जैसे एग्जांपल दिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा। क्लियर भाई, लाइबिलिटी समझ में आ गई है। लाइबिलिटी वैसे 2 ही टाइप की होती हैं, अगर टाइम के भी आप पे देखें तो 2 टाइप की हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर इनसाइडर और आउटसाइडर के बेस पे देखें तो फिर भी 2 टाइप की और बना दी, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर। अब है भाई एसेट्स क्या होती है हमारे बिजनेस की, एसेट क्या होती है हमारे बिजनेस की, प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, it is called an assets. In other word, anything which will enable to a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. मतलब अगर हमने बाहर से किसी से कोई पैसा मिलना है अपना, या जो हमारे बिजनेस के अंदर खुद की हमारी एसेट है, खुद की हमारी प्रॉपर्टी, वो सभी हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम, यहाँ पे एसेट्स की डेफिनेशन बताई है अलग अलग राइटरों ने। एसेट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी कीमती होते हैं वो। द रिसोर्सेज मस्ट बी ऑन्ड बाय द बिजनेस के होते हैं वो स्वयं के। द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, यानी वो मनी कॉस्ट पे मेजरेबल होते हैं, यानी एसेट्स वही माने जाएंगे जिनको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। अब पढ़ेंगे भाई हम टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक बताया इन्होंने नॉन करंट एसेट्स। देखो भाई नॉन करंट एसेट्स, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी थी, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी क्या थी, जिसकी पे जो लगभग 1 साल के बाद हमने पे करनी है, तो यहाँ पे है नॉन करंट एसेट्स, जिसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, एक बार ही पैसा खर्च किया जाता है, फिर बिजनेस इनको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करता है, उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर ए कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। एग्जांपल दिया, नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनको हम एक बार खरीद लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक बार खरीद ली, फिर वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को यूज करेगा। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं यानी नॉन करंट एसेट, इनको 2 टाइप में डिवाइड किया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट होती हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच कैन बी सीन एंड टच, यानी फिजिकली हमारे सामने होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं जो फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती, ना ही हम उनको देख सकते, ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है भाई। इनटेंजिबल क्या होती है, इनविजिबल होती है नेचर की। जैसे एग्जांपल दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हम कंप्यूटर को तो देख सकते हैं, तो कंप्यूटर तो टेंजिबल एसेट, लेकिन सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर क्या है, इनटेंजिबल एसेट है।
गुडविल, गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट है। अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस जो है उसकी सेल ज़्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यानी रेपुटेशन जो बिजनेस की है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, तो ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स का ही टाइप है। क्लियर भाई? नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं जिसको बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं? दो टाइप की होती है, और इंटेंजिबल। अब दूसरी है वही करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होती है? जिसको बिजनेस एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता है। दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। इनको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है डेटर्स, कैश इन हैंड एटसेट्रा। ठीक है भाई? यहाँ पे इन्होंने डेटर्स के बारे में बता दिया। भाई डेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने केवल, मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म बता रहा हूँ आपको, जो डेटर वगैरह हैं के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। डेटर हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हमने उधार पे सेल कर रखी है, तो ये हमारी करंट एसेट्स ही होती हैं, क्योंकि हमारे कस्टमरों को हमारा पैसा एक साल के अंदर अंदर पे करना है। तो डेटर हमारा एक किस्म की क्या है? करंट एसेट है। ठीक है? एक एसेट्स और बताइए, नॉमिनल एसेट्स। देखो भाई, जो नॉमिनल एसेट हैं ये हमारी एसेट्स नहीं होती। दीज आर द एसेट विच कैन नॉट बी रिलाइज इन कैश, जिनको हम कैश में रिलाइज नहीं कर सकते। एंड नो फर्दर बेनिफिट, अभी ना कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना, तो इनको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है? अब वही कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी इनकम, इनकम के बारे में बताया रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट, अगर हमारे बिजनेस को कोई भी इनकम बार बार हो रही है वो तो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट्स, और जो इनकम कभी कभी होती है वो होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है? दोबारा बता देता हूँ, ऐसी रिसिप्ट्स जो हमारे बिजनेस में बार बार आ रही है तो रिवेन्यू होती है, यानी रिपीटेड नेचर की होती है, और कैपिटल रिसिप्ट जो कभी कभी होती है। क्लियर है? अब मैं आपको एक डिफरेंस और बता दूं, जो रिवेन्यू रिसिप्ट हैं ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती हैं, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट हैं ये बैलेंस शीट में शो होती हैं। क्लियर? इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक ए प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, because the revenue receipts are shown on the credit side of trading and profit and loss account, whereas the capital receipts are shown in the balance sheet either as increase in liability or reduction in the value of assets. क्लियर? तो भाई कैपिटल रिसिप्ट से कुछ एग्जांपल दिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स को बेचने से जो पैसा मिलता है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। हम फिक्स एसेट्स को डेली सेल नहीं करेंगे, कभी कभी होता है 8-10 साल में एक बार, तो ये इनकम डेली नहीं हुई ना। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। हम अपने बिजनेस में डेली पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिर उसका रिटर्न लेते रहेंगे लॉन्ग पीरियड तक, तो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने जो पैसा है भाई सेल तो डेली करेंगे तो डेली पैसा आएगा। कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट तो हमारे को हर महीने मिलेगा ना, मंथली, तो ये क्या हमारी रिपीटेड नेचर की, तो ये हमारी क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है भाई? कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने आपको दोनों बताई हैं। ठीक है? अब आगे भाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा होता है बिजनेस का। एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंक्लूडिंग लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी अगर हमने अपने बिजनेस के लिए एसेट खरीदने के लिए या गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए कोई भी पैसा खर्च किया है तो ये क्या होते हैं? हमारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जैसे हमारे बिजनेस की रिसिप्ट 2 टाइप की थी, कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू, ऐसे एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल रिसिप्ट क्या थी? ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, डेली नहीं होती। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, ये भी डेली नहीं होती, कभी कभी होती। एक बार हमने पैसा खर्च कर दिया, उसका बेनिफिट हम लंबे टाइम तक लेंगे, ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आता है। क्लियर? और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के रिपीटेड नेचर के खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया भाई, रेंट पे करना हो गया, अपने वर्करों को वेजेस सैलरी पे करना हो गया, ये क्या है? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिपीटेड नेचर के हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होता है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताया है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स is termed as capital expenditure. As such, the amount spent on purchase or erection of building, plant, furniture, etc. is capital expenditure.
सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड इज रिटर्न इन द एसेट्स। यानी ऐसे खर्चों का बेनिफिट लंबे टाइम के लिए मिलता है, इसके लिए इसीलिए हम इसको एसेट्स में शो करते हैं। दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो रिपीटेड नेचर के होते हैं मैंने बताया, और इसका बेनिफिट भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक महीने का पे किया, अगले महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो फिर बिल पे करना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी एक महीने की पे की है, अगले महीने की सैलरी फिर पे करेंगे, तो यानी इसका बेनिफिट भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एटसेट्रा। Such all the revenue expenditure are debited to trading and profit and loss count. Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of business. ऐसे खर्चे हमारे बिजनेस की अर्न करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव नहीं करते, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पहले हमारे पास 4 मशीनें थी, हमने एक मशीन और खरीद ली 5 लाख रुपए की, ये क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले हम 4 मशीनों से प्रोडक्शन, अब हम 5 मशीनों से प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे बिजनेस करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बताया, डिफरेंस है ये जो मैंने बताया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, रिवेन्यू का 1 साल के लिए मिलता है लगभग। दूसरा डिफरेंस क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आएंगे। और तीसरा डिफरेंस इन्होंने यहाँ बताया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे बिजनेस की कैपेसिटी को, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाते। क्लियर भाई। तो एक लास्ट में एक टर्म और बता दूं मैं आपको, अच्छा एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बच गया भाई आपका। देखो ये ऐसे खर्चे हमारे बिजनेस के, हमारे बिजनेस ने इन खर्चों को एक बार कर दिया, लेकिन इसका जो बेनिफिट है हमारे को लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बिजनेस ने एक बार 5 लाख रुपए खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट में, किस पे, एडवर्टाइजमेंट में, तो उस 5 लाख का बेनिफिट बिजनेस को केवल 1 साल थोड़ी मिलेगा, लंबे टाइम तक मिलता रहेगा ना, लगभग 4-5 साल तो मिलेगा। तो ये क्या हमारे बिजनेस का डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दीज आर द सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डायरेक्ट ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई। अब एक लास्ट टर्म और है आपकी, क्या है, एक्सपेंसिस। क्योंकि मैंने बताया था कि इस वीडियो में आपको केवल पहली जो 10 टर्म्स हैं वो बताऊंगा, तो एक 10वीं टर्म आ गई हमारी लास्ट है ये एक्सपेंसिस, जो बाकी और बच गए हैं वो आपको दूसरी वीडियो में बताई जाएगी। एक्सपेंसिस क्या है, एक्सपेंसिस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स का प्रोडक्शन करने में जो खर्चा लगता है और उसको सेल करने में जो खर्चा लगता है, उन सभी का टोटल क्या होता है हमारे बिजनेस का, एक्सपेंसिस। द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द टर्म ऑफ एक्सपेंसिस: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंसिस होता है। यानी गुड्स को प्रोडक्शन से लेकर सेल तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसिस। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, इसकी पहली जो 10 बेसिक टर्म है वो मैंने आपको डिफाइन करवाई है। ओके, थैंक यू।